ESG है क्या? What does it really mean? It primarily talks about the investor perspective कि कंपनी का environment, social के ऊपर governance mechanisms क्या हैं, performance metrics क्या हैं और इसका impact क्या आ रहा है आपकी value के ऊपर। What is greenwashing? पाकिस्तान में तो क्योंकि regulation तो भी prevail ही नहीं करती, but Europe में there is a regulation that whether your claim is justifiable with that product specification. Objective of these activities of this ESG or the reporting is basically trust creation. Is climate change real? Yes, there are scientific evidence and you can witness it personally. अभी आप देखें मई में even 3 heat waves आई थी। इस्लामाबाद में हमने इतनी heat wave पहले नहीं देखी। There was a rising mean temperature और उसके बाद भी अभी abrupt जो flash floods आ रहे हैं। These are basically evidence that are showcasing that there is a climate change. Welcome to MT Out Loud, जहाँ बस बात कर दो। Today's topic is very essential for Pakistan's economy. ESG. ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये एक इवॉल्व्ड कॉन्सेप्ट है CSR से, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज का पॉडकास्ट हमारे क्लाइमेट चेंज सीरीज का हिस्सा है और इसको मुमकिन बनाने के लिए मैं बहुत मशहूर हूँ OGDC द एनर्जी। अगर हम देखें तो बहुत से ऐसी टर्म्स सामने आ रही हैं, ग्रीन वॉशिंग, ग्रीन बैंकिंग, ये सब चीज़ें हमारी इकोनॉमी में क्या रोल प्ले करती हैं और इनके फ़ायदे क्या हैं। This is something that we need to understand, and for that we have invited Mohammad Imran Saab. He's a seasoned management consultant and a certified sustainability professional. Welcome to MT Out Loud. Thank you. मैं तो आपसे सबसे पहले ये सवाल करना चाहूँगी कि ESG है क्या? What does it really mean? ESG is basically, its name denotes E stands for environment, as social and governance. But before understanding ESG, we have to see it from where it has been derived. If you allow me to go to the history from where it is basically evolved, और कहाँ से शुरू हुई और ये कैसे हम ESG तक पहुँचे, तो that will be quite interesting for the audience. जी जी बिल्कुल, इसकी हिस्ट्री ज़रूर बताइए हमें। अगर हम बात करें तो it started with the CSR. Primarily it was corporate social responsibility, जो कि primarily focus था companies अपनी communities जहाँ पे उनके plant sites हैं वहाँ पे क्या invest करती हैं। Education was the primary area, health was the primary area, और infrastructure developments were the primary areas. Back in 1990 onwards, जब ये स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे कुछ इन्वायरमेंटल कंप्लायंस की बातें आना शुरू हुई। जो BP का कुछ एक ऑयल स्पिल का इशू उठा, कुछ इस तरह की चीज़ें आई, तो उसके बाद इन्वायरमेंटल कंप्लायंस का थोड़ा सा एस्पेक्ट इंक्रीज़ होना शुरू हुआ। जब हम उसकी बात करते हैं तो ये मूव करना शुरू हुआ टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी, कि उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ब्रॉडर कर दिया गया एट द इंटरनेशनल लेवल। बट अनफॉर्चुनेटली इन पाकिस्तान इट स्टूड एट CSR ओनली अनटिल एंड अनलेस आप बात करें 2010 तक भी, और अभी भी बात करें तो हमारे यहाँ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ही कॉन्सेप्ट है। मगर थोड़ा सा हम इसको स्ट्रेच करें, जब सस्टेनेबिलिटी का हुआ तो सस्टेनेबिलिटी को एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट था। That was primarily focused on how organization behaves with the environment, respect the labor rights, human rights, और how it make a contribution, economic contribution कैसे करेगी। तो सस्टेनेबिलिटी कॉन्सेप्ट क्योंकि बड़ी ब्रॉडर चीज़ें थी, ये बेस था कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के इफ़ेक्ट्स क्या हैं, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन इन 3 की एरियाज़ के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर, सोशल के अंदर और इकोनॉमिक के अंदर क्या कंट्रीब्यूट करती है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमैनिटी और फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। अब एक बड़ा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट था। अब इस ब्रॉडर कॉन्सेप्ट के अंदर से कोई डिसीजन मेकिंग इन्फॉर्मेशन बड़ी मुश्किल आ रही थी फॉर द इन्वेस्टर कम्युनिटी। तो इन्वेस्टर कम्युनिटी ने जब इसको एम्फसाइज किया कि दे नीड द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दैट अलाउज देम टू हैव डिसीजंस, तो उसके लिए फिर ESG का कंसेप्ट इवॉल्व हुआ। जब हम उसके ऊपर एक लेंस पुट करते हैं इन्वेस्टर कम्युनिटी का, दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, देन वी रीच एट द ESG, दैट इज इन्वायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस। और ये प्राइमरीली है क्या चीज़? अब एक क्वेश्चन राइज होता है कि फिर ESG क्या है, व्हाई इट हैज़ बीन इवॉल्व्ड, और इन्वेस्टर्स ने इसको क्यों एम्फसाइज किया। अब जब हम इसकी बात करते हैं ESG के ऊपर, तो दैट वाज प्राइमरीली फोकस फ्रॉम द इन्वेस्टर कम्युनिटी कि भाई ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू को कैसे इम्फेक्ट करेगी चीज़ें, जो आपका इन्वायरमेंट है, हाउ इट इज़ गोइंग टू इफेक्ट द इंटरप्राइज वैल्यू, जो ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू है, फिर आपके सोशल
जो फैक्टर्स हैं, जो सोशल एम्प्लॉइज़ की हेल्थ एंड सेफ्टी है, लोकल कम्युनिटीज़ के ऊपर आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो आपके पास रिस्क एसोसिएट होते हैं लेबर प्रैक्टिसेस से, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं। और इसी तरह गवर्नेंस एस्पेक्ट यहाँ पे बड़ा लिमिटेड था कि ऑर्गेनाइजेशन इन चीज़ों को कैसे मैनेज करती है। तो जब हम ईएसजी की बात करते हैं तो इट प्राइमरीली टॉक्स अबाउट द इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव, कि इन्वेस्टर्स का पर्सपेक्टिव है कि कंपनी का एनवायरनमेंट, सोशल के ऊपर गवर्नेंस मैकेनिज़म्स क्या हैं, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स क्या हैं और इसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है आपकी वैल्यू के ऊपर। तो ये सीएसआर के साथ-साथ ईएसजी को रखा जाता है क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज़ जो हैं वो इन दोनों को मेंटेन कर रही हैं एंड आई बिलीव दैट दीज़ आर लिस्टेड कंपनीज़ मोस्टली जहाँ पे ईएसजी अप्लाई हो रहा होता है। तो ये आप बताइए कि व्हाई आर दे केप्ट टुगेदर अगर इनकी पर्पस वही है, सस्टेनेबिलिटी के वही मेजर्स हैं? एक थोड़ी-सी यहाँ पे भी हमें क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत होगी फॉर द ऑडियंस कि उनको अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि दीज़ आर नॉट टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। CSR evolved into sustainability and then putting a lens on that it went toward the ESG. तो CSR itself कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है अब। CSR आपकी ESG के अंदर ही कवर हो रहा है इसके मैट्रिक्स, क्योंकि CSR क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड द कम्युनिटी पर्सपेक्टिव, जहाँ पे ज़्यादा बात होती है। तो जब हम ESG की बात करेंगे तो जब हम सोशल का एस्पेक्ट डिस्कस करते हैं तो सोशल के एस्पेक्ट में ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्सेप्ट है, your investments, your activities जो toward the community that are covered in that aspect. तो these are not two different things now. बट फोकस सिर्फ ये होगा कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की सिर्फ हम बात करते हैं जब, तो प्राइमरीली उसका ऑब्जेक्टिव ही है टू बेसिकली इंक्रीज द इम्पैक्ट इन द सोसाइटी। और जब हम ESG में उसको लेके जाएंगे तो फिर हम प्राइमरीली फोकस कर रहे होंगे कि हमने कितनी इन्वेस्टमेंट की है उसके ऊपर और उस इन्वेस्टमेंट्स का क्या इम्पैक्ट आ रहा है हमारी बॉटम लाइन के ऊपर, प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, हमारी मार्केट रेपो के ऊपर। और जहाँ तक आपकी दूसरी बात थी कि क्या ये ESG प्राइमरीली अप्लाई करता है सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के ऊपर, तो कॉन्सेप्ट जो है इट अप्लाइज टू ईच एंड एवरी बिजनेस। बट क्योंकि ये प्राइमरीली पाकिस्तान में अभी तक वॉलंटरी रजीम में तो CSR के ही ऊपर काम हो रहा था। अब इन्वेस्टर जब हम बात करते हैं तो इन्वेस्टर कैपिटल मार्केट इन्वेस्टर वो बात करते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड कंपनीज की बात करते हैं। जब हम वहाँ पे मूव करते हैं तो वो इन्वेस्टर इस लेवल पे एजुकेट हो चुके हैं कि दे वांट टू सी कि हाउ दीज फैक्टर्स विल इफेक्ट द कंपनी, क्योंकि देयर आर रिस्क इन द एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जिस तरह आजकल एक बड़ा हॉट टॉपिक है अगर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट से बात की जाए तो क्लाइमेट चेंज का एक, जिसमें हम बात करते हैं आपके पास फ्लैश फ्लड्स की बात आ रही है, राइजिंग टेम्परेचर्स की बात आ रही है, स्मोक के इश्यूज़ आ रहे हैं। अब ये जो चीज़ें हैं ये सारी आपकी कंपनी की जो ऑपरेशनल रेजिलियंस है उसको इफ़ेक्ट करती हैं फ्रॉम द प्रोडक्शन पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द एम्प्लॉई हेल्थ एंड सेफ्टी पर्सपेक्टिव। तो अब इन्वेस्टर इज़ इंटरेस्टेड टू नो, तो जब वो इन्वेस्टर जब देखेगा तो उसका प्राइमरीली इम्पैक्ट आता है उन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो बड़े लेवल पे काम कर रही हैं। ऑल्दो अप्लाई टू ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन, बट प्राइमरीली कंपनीज जो भी कर रही हैं फोकस वो लिस्टेड कंपनीज कर रही हैं इसके ऊपर। आपका 15 साल का एक्सपीरियंस है ऑन एडवाइजरी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, इसकी ESG में रिपोर्टिंग का क्या मैकेनिज्म है जी? जब हम रिपोर्टिंग की बात करते हैं तो अब इसमें भी दो बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। इफ़ यू अप्लाई दीज प्रैक्टिसेस और आप अडॉप्ट करते हैं तो आपको फिर इनको डेफिनेटली यू हैव टू शोकेस कॉन्टेक्स्ट में, यू हैव टू रिपोर्ट टू द इन्वेस्टर्स कि व्हाट वर द रिस्क, हाउ दीज रिस्क वर मैनेज्ड बाय द योर ऑर्गेनाइजेशन, और फिर उसके ऊपर आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या जनरेट हुआ। ये तो एक साइड ऑफ इन्वेस्टर है जिसमें हम बात करते हैं जो सिर्फ आपके फाइनेंशियल इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव है। बट देयर इज आल्सो अनदर कांसेप्ट ऑफ इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग। इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग की बात करें तो इन्वेस्टर जो है वो थोड़ा ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहता है कि अब आप इसको रिपोर्ट करें, और अपार्ट फ्रॉम द इन्वेस्टर देयर आर लॉट अदर आपके पास स्टेक होल्डर्स एंड दैट इज द रेगुलेटर, दैट इज द कम्युनिटी, दैट इज द एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव। तो देन यू हैव टू रिपोर्ट ऑन दीज प्रैक्टिसेस के आपकी ये जो ESG के अंदर आप क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उन एक्टिविटीज़ के ऊपर आपके KPIs क्या हैं, उनके ऊपर आपकी परफॉर्मेंस क्या ओवर द ईयर, और परफॉर्मेंस के ऊपर फिर देन यू हैव टू शोकेस द प्रोग्रेस टुवर्ड द टारगेट सेटिंग कुछ करेंगे आप। क्योंकि इट्स नॉट ओनली अबाउट रिपोर्टिंग कि जो आपने किया यू आर जस्ट रिपोर्टिंग, इट मीन्स यू आर डूइंग नथिंग बेसिकली। इट इज़ बेसिकली यू आइडेंटिफाई कि भाई ये दीज आर द इशूज़, दीज आर द रिस्क एरियाज फॉर माई बिजनेस that can impact my business value. It arises then कि then आपको next step लेना पड़ेगा. You have to identify कि what may be the strategy for that. तो companies have to then report, और उसके लिए different frameworks हमारे पास globally available हैं। पाकिस्तान में तो itself अपना कोई framework नहीं है unfortunately. Apart from voluntary regime के अंदर हमारे पास कुछ SECP ने एक ESG guidelines के नाम से इशू किया था, but that was primarily based on global standards.
तो उसमें कंपनीज फिर अडॉप्ट करती हैं जिसमें GRI स्टैंडर्ड्स हैं, वो बेसिकली इम्पैक्ट बेस्ड रिपोर्टिंग को कवर करते हैं, जो ब्रॉडर एजेंडा को। और रिसेंटली अभी एक उसमें IFRS के डिस्क्लोजर्स आए हैं जो प्राइमरीली फोकस करते हैं फाइनेंशियल इन्वेस्टर कम्युनिटी के ऊपर। तो कंपनीज कैन ऑप्ट फॉर एनी ऑफ दीज, अगर वो प्राइमरीली दे आर वर्किंग टुवर्ड द investor community, they can opt the ISSB standards. But if they want to achieve a broader agenda, they want to achieve showcase a broader impact, then they have to go for the GRI standards and then they can report on them. ये अभी भी आपने कहा कि वॉलंटरी बेसिस पे है, ESG को आपने अपनाना है, इसके स्टैंडर्ड्स अपनाने हैं कि नहीं अपनाने। एक कंपनी को फ़ायदा क्या है इसका? Interesting question that arises here कि what is the relevance for my company? अब अगर हम बात करें इसमें, हम 2 एरियाज में अगर डिवाइड करें इसको, क्योंकि एक तो हमारे पास है जो लिस्टेड कंपनीज हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट द लिस्टेड कंपनीज, उनके लिए तो भी रेगुलेशन आ गई है फ्रॉम जुलाई 1, 2025 से। दे हैव टू ऑप्ट फॉर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो सस्टेनेबिलिटी के आए हैं। और अभी प्राइमरीली दे आर फोकस ऑन द क्लाइमेट चेंज, बट क्लाइमेट चेंज के साथ एसोसिएटेड रिस्क और भी अराइज होते हैं। एक तो हार्ड कोर रेगुलेशन है कंपनीज के लिए, फिर इसी तरह उनके लिए एक सॉफ्टवेयर रेगुलेशन भी है, दैट इज़ द ESG गाइडलाइंस जो SECP ने दी हुई हैं। उनके ऊपर SECP रिक्वायर कंपनीज को इनकरेज कर रहा है, दे हैव टू रिपोर्ट। और उसने एक SECP ने ESG सस्टेन के नाम से एक पोर्टल भी डेवलप किया है, जहाँ पे जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं दे रिपोर्ट ऑन दोज ESG KPIs। और वो जो KPIs हैं वो प्राइमरीली बेस्ड हैं काफ़ी ब्रॉडर एजेंडा के ऊपर, जिसमें हम बात करते हैं सोशल की, हम बात करते हैं गवर्नेंस की, हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की। तो जो तो हमारे पास लिस्टेड या रेगुलेटेड सेक्टर, उनके लिए तो हमारे पास रेगुलेशंस आ चुकी हैं। अब बात करते हैं अपार्ट फ्रॉम द रेगुलेटर, व्हाट इज़ द बेनिफिट फॉर द अदर। तो उसमें कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो प्राइमरीली दैट इज़ द बेनिफिट फ्रॉम द एक्सपोर्टर कम्युनिटी पर्सपेक्टिव, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा बात करें, हमारा मेजर एक्सपोर्ट इज़ टुवर्ड यूरोप एंड US। तो US में बात करें तो वहाँ पे सोशल के ऊपर, डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट आ रहा है, काफ़ी बात हो रही है। इसी तरह अगर हम बात करें यूरोप में, तो यूरोप में एक कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग डायरेक्टिव लॉन्च किया गया था फॉर द लिस्टेड कंपनीज, फॉर द कंपनीज इन यूरोप दैट दे हैव टू रिपोर्ट। उसी के साथ एक उन्होंने CSDD, दैट इज़ द कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी ड्यू डिलिजेंस डायरेक्टिव, दैट स्पेसिफिकली रिक्वायर कंपनीज कि वो अपनी सप्लाई चेन के अंदर रिस्क को आइडेंटिफाई करें, उसके ऊपर रिपोर्टिंग करें, एंड वी आर द पार्ट ऑफ द सप्लाई चेन। और इन एडिशन टू दैट एक यूरोप में एक हमारे पास CBAM के नाम से कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म लॉन्च हो रहा है, जो 2027 ऑनवर्ड जिसकी एप्लीकेबिलिटी की बात है। और उसमें हमारा टेक्सटाइल इज़ अ मेजर कंपोनेंट, जिसके ऊपर दैट मे बी वी हैव टू पे द कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट, वो जो एक ट्रांसफ़र फ़ी है, बिकॉज वी आर इन द अनरेगुलेटेड मार्केट, यूरोप इज़ अ रेगुलेटेड मार्केट। वहाँ पे फिर वो इमिशन कंट्रोल ज़्यादा हैं, दे हैव टू स्पेंड। हमारे पास इमिशन लीकेजेस ज़्यादा हैं। When you purchase from Pakistan, it means emission leakages are there. और emission का global phenomena है. This is not only linked toward only Pakistan or linked toward only Europe. So they have Pakistani exporters and have to pay some specific percentage or specific amount. और फिर उसके ऊपर रिस्क भी अराइज होता है आपकी। अब आपके लिए क्या कैच है? When as exporter you adopt these practices, you showcase that you are a responsible business. You know what are the impacts of your activities और environment के ऊपर क्या है, लेबर प्रैक्टिस के ऊपर आप कैसे कर रहे हैं, सोशल इम्पैक्ट क्या है। तो ये जो ESG प्रैक्टिसेस है, दीज बेसिकली गिव यू अ कंपेटिटिव एडवांटेज इन द इंटरनेशनल मार्केट। उस पर्सपेक्टिव से अगर पाकिस्तान की स्पेसिफिकली बात करें, तो पाकिस्तान क्योंकि दिस इज एट नेशन स्टेज, तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट अभी नज़र नहीं आ रहा होगा। अगर आप एक एग्जांपल दें लेबर स्टैंडर्ड्स के हवाले से, सो हाउ डज दिस अप्लाई और क्या मेजर्स होंगे उसके जो कंप्लायंस के अंडर आएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी कि ये जो जिसको मैं मैनेज करने की बात करता हूँ, क्या मुझे इसको मैनेज करने की रिक्वायरमेंट भी है। उसके लिए एक प्रोसेस है, दैट इज़ द मटेरियलिटी प्रोसेस, जिसके थ्रू कंपनीज फर्स्ट आइडेंटिफाई करती हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं जिसके ऊपर उन्होंने रिपोर्ट करना है। दैट मे बी लेबर, दैट मे बी हेल्थ एंड सेफ्टी, दैट मे बी ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। अब आपने लेबर की बात की है तो हम लेबर का एक टॉपिक उठाते हैं। लेबर में जिस तरह हमारे पास चाइल्ड लेबर की बात है, हमारे पास फोर्स एंड कंपल्सरी लेबर के कॉन्टेक्स्ट की बात है, इसमें हमारे पास डिफरेंट रोड प्रैक्टिस, ह्यूमन राइट्स की नॉन कंप्लायंस की बात आती है, लेबर के जो उनके अपने राइट्स है रिगार्डिंग कलेक्टिव बार्गेनिंग की, उसकी नॉन कंप्लायंस का कॉन्सेप्ट आता है। अगर हम बात करते हैं कि लेबर एज ए शो केस उठाते हैं एग्जांपल के तौर पे, तो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट तो कंपनीज यूजुअली फॉलो कर रही होती। अगर हम लिस्टेड कॉन्टेक्स्ट से बात करें तो मोस्ट ऑफ ऑल फॉलोइंग दोज रिक्वायरमेंट्स। अगर हम बात करें, थोड़ा आ जाते हैं SME सेक्टर के ऊपर, वहाँ पे क्वेश्चन राइज हो सकते हैं कि कंप्लायंस का एलिमेंट क्या है। अब इसमें एक आपने पहले बात की थी कि
कैच क्या है? तो कैच के कॉन्टेक्स्ट से देखें कि जब लिस्टेड कंपनी रिपोर्ट करेगी, तो अपने पे तो रिपोर्ट बता देंगे कि दे डोंट हैव एनी चाइल्ड लेबर। बट एक क्वेश्चन अराइज़ होता है, व्हाट अबाउट देयर सप्लाई चेन? अब वो जो सप्लाई चेन है, वो तो सारी पाकिस्तान बेस्ड है ना। मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ की जो यहाँ पे हम बात करते हैं सर्विसेज सेक्टर की, तो वहाँ पे यूजुअली हमारे पास वो चाइल्ड लेबर का कॉन्सेप्ट होता है, अगर ट्रांसपोर्टर की बात करें। अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टर के अलावा जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे करें, वहाँ पे फोर्स्ड लेबर की बात आ जाती है। तो वहाँ पे फिर क्या है कि कंपनीज़ को रिपोर्ट करना है कि क्या चाइल्ड लेबर प्रैक्टिसेस प्रिवेल कर रही हैं उनके पास। तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ के पास क्योंकि बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट दे मीट देम, दे सेड नो देयर इज़ नो चाइल्ड लेबर। बट हियर इज़ अनदर क्वेश्चन अराइजेस, अच्छा सप्लाई चेन में क्या है? तो सप्लाई चेन में तो हमारे यहाँ आपको पता है अनरेगुलेटेड सप्लाई चेन है हमारे एसएमई सेक्टर में। तो वहाँ पे काफ़ी सारे इंस्टेंसेस अराइज़ होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ जब इसके ऊपर रिपोर्ट करने की बात करते हैं, तो दे कम विद दिस सजेशन, या बात करते हैं उसके ऊपर कि दे डोंट हैव डाटा ऑन द सप्लायर्स। तो दैट देयर इज़ अ प्रॉब्लम एरिया यू कैन सी कि जब सप्लायर्स के पास डाटा पॉइंट्स नहीं होंगे, देन दे हैव टू वर्क ऑन दीज़ थिंग्स। और ये एक बड़ा पाकिस्तान में एक बड़ा फिनोमिनल चैलेंज है। अभी हमारे पास जो कंपनीज़ हैं, दे आर नाउ स्टार्टिंग टुवर्ड्स सस्टेनेबल सप्लाई चेन, कि वो बात करेंगे अपने सप्लायर्स पर्सपेक्टिव से। इसमें हमारे पास एसएमईज़ आ जाएंगे, स्मॉल हमारे पास, उसके अलावा इंडिविजुअल बिजनेस की बात करेंगे। तो देन उनके पास एक रिक्वायरमेंट बिल्डअप होगी। तो जो हमारा पहला एक क्वेश्चन था कि ईएसजी का बेनिफिट क्या होगा मेरे बिजनेस के लिए, वो यहाँ उसके साथ भी लिंकेज इस्टेब्लिश हो जाता है कि जब यू हैव टू वर्क ऑन दीज थिंग्स, दैट विल गिव यू एडवांटेज, दैट यू विल बिकम पार्ट ऑफ दैट सस्टेनेबल सप्लाई चेन। अदरवाइज you will not have any option to do the business in that perspective. दिस इज इंटरेस्टिंग क्योंकि आपने कहा लैक ऑफ डेटा के तहत शायद ना बताया जा सके। तो हमारे यहाँ तो इंस्पेक्शन भी फॉर एग्जांपल बड़ी वीक है इन लेबर स्टैंडर्ड्स। तो वहाँ पे हमें मार नहीं खानी पड़ती व्हेन वी आर ट्राइंग टू बी एन एक्सपोर्टर। यस, उसमें फिर थोड़ा-सा एक कांसेप्ट है, देयर इज़ अ कांसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल सप्लाई चेन। देयर इज़ अ रोड मैप, इंटरनेशनल जो आपकी चेन्स हैं, दे हैव डेवलप्ड देम। और फिर हमारे यहाँ, जिस तरह आपने खुद बात की कि वो लीनिएंट है हमारे यहाँ वैसे भी कल्चर, और हमारे यहाँ जो गवर्नेंस मैकेनिज़्म है, वो भी आपको दैट लेवल नहीं है कि इवन इफ यू हैव सर्टिफिकेट, तो देन देयर इज़ अराइज़ अ क्वेश्चन, एक सस्पिशियस आ जाता है कि वेदर दैट इज़ ओके और नॉट। तो उसमें फिर जो ग्लोबल सप्लाई चेन में, या जो यहाँ पे लोकल भी हम बात कर रहे हैं, जो सप्लाई चेन पर्सपेक्टिव से, तो दे हैव अ मैकेनिज्म ऑन दैट, दे गेट द थर्ड पार्टी रिव्यू ऑफ देयर प्रैक्टिसेस, कि अगर आप एक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस भी करते हैं, तो इफ़ दे सी देयर इज़ अ रिस्क एरिया, तो दे कैन गेट द थर्ड पार्टी रिव्यू, जो उसमें, तो वहाँ पे दे कैन गेट द एश्योरेंस फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। व्हाट इज ग्रीन वॉशिंग? दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अबाउट द ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन क्लेम्स की बात हम करते हैं, अगर आप आज भी कोई रिपोर्ट उठा के देखें, तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि हमारा सस्टेनेबल प्रोडक्ट है। When you claim something without a substantial evidence that justify that claim, that is greenwashing. अब ग्रीन वॉशिंग में हमारे यहाँ फिर अभी पाकिस्तान में तो क्योंकि हमारे बड़ी लीनियर सी जिसे बात कर सकते हैं कि रेगुलेशन तो अभी प्रिवेल ही नहीं करती, बट यूरोप में देयर इज़ अ रेगुलेशन दैट ग्रीन क्लेम्स दैट यू हैव टू जस्टिफाई वेदर योर क्लेम इज़ जस्टिफाइबल विद दैट प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन और चीज़ें। तो हमारे यहाँ भी थोड़ा सा काफ़ी लीनियट है, बट दैट पुट्स अ नेगेटिव इंप्रेशन कंपनी। If you claim something that you are a sustainable business, and on the other hand there is leakages, on the other hand there are data points that are showcasing that you are not properly managing, then that creates a trust deficit. And the all objective of these activities of this ESG or the reporting is basically trust creation. And once lost, you cannot gain that. So it's advisable for companies to slow start and don't make such claims that your business is sustainable, because we know that in Pakistan this is at nascent stage and it's quite difficult for the businesses to justify their claims. एक कंपनी अगर ऑप्ट करती है ईएसजी की रिपोर्टिंग के लिए, और उसको किसके पास जाना पड़ता है? आप जैसी कंपनीज हैं या क्या, किनके पास जाना पड़ता है कि वो रिपोर्टिंग में उनकी हेल्प करें? दिस इज अ ग्लोबल चैलेंज बेसिकली। ये जो हमारा बात है ना कि किसके पास, इज ग्लोबली देयर इज अ चैलेंज ऑन दैट, क्योंकि ये एक नया कंसेप्ट है। पाकिस्तान में तो एक नया कंसेप्ट है, इन ग्लोब देयर इज अ 20 और 30 ईयर्स बैक, बट अभी भी क्योंकि कम्प्लेक्सिटीज इतनी है इसके अंदर, दिस इज नॉट ओनली वन स्पेसिफिक। अगर लेबर की बात करें, दिस नॉट ओनली लेबर स्पेसिफिक, ये इसमें सारी चीज़ें आपके लेबर भी है, देयर इज़ एनवायरनमेंट कंपोनेंट, देयर इज़ इकोनॉमिक कंपोनेंट। तो पाकिस्तान के अगर केस में बात करें, तो पाकिस्तान में तो कैपेसिटी का बहुत बड़ा इस वक्त प्रॉब्लम है कि हमारे पास इस तरह एक्सपर्ट्स अवेलेबल नहीं हैं, और इवन कंपनीज़ के अंदर अंडरस्टैंडिंग उस लेवल पे नहीं है, दे डोंट नो, देन डेफिनेटली दे हैव टू गेट देयर कैपेसिटी बिल्ड
और उसके अंदर दे हैव टू गो टू द एक्सपर्ट्स जो भी प्रिवेल करते हैं, जस्ट लाइक आवर फर्म है या हमारे साथ और लोग काम करते हैं इस तरह, तो दे हैव टू गो विद देम, दे हैव टू अंडरस्टैंड कि ये है क्या चीज़ एंड हाउ इट रेलिवेंट टू देयर बिजनेस स्पेसिफिकली, और उसके अंदर से इंपॉर्टेंट डाटा पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट एरियाज़ कौन से हैं जिनके ऊपर कंसंट्रेट करना है। दिस इज़ नॉट अ जस्ट अ बॉक्स टिकिंग एक्सरसाइज। अगर हम उसकी बात करेंगे ना कि यू हैव टू जस्ट रिपोर्ट, तो वो आपके लिए एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट करता है। तो इट्स बेटर टू स्टार्ट स्लो, अंडरस्टैंड व्हाई इट इज़ रेलिवेंट, वेयर इट इज़ रेलिवेंट, व्हाट टू डू एंड व्हाट एक्टिविटीज़ यू हैव टू डू। एक्टिविटी गवर्नेंस का कंपोनेंट है, पॉलिसी की बात है, स्ट्रेटजी की बात है। देन यू हैव टू गेट डाटा। डाटा के ऊपर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। देयर अराउंड द ग्लोब देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑन दैट। डाटा पे इंटरनल कंट्रोल्स नहीं है। जो डाटा गैदर हो रहा है, जब आप बात करते हैं मेरी इमिशंस इतनी हैं, तो अब उसके पीछे वेरिफिकेशन का कंपोनेंट मिसिंग है। जब आप क्लेम करते हैं कि आपके पास आपकी सप्लाई चेन में लेबर प्रैक्टिस नहीं है, बट आपने कभी देखी नहीं है लेबर प्रैक्टिस का कंपोनेंट, सप्लाई चेन को एनालाइज नहीं किया आपने, तो काफ़ी नेगेटिव इंप्रेशन है। तो इट्स एडवाइजेबल फॉर कंपनीज टू कंसल्ट द एक्सपर्ट्स फर्स्ट इन द फर्स्ट फेज टू अंडरस्टैंड एंड टू बिल्ड देयर मैकेनिज्म्स। जब एक मैकेनिज्म्स बिल्ड हो जाएंगे, देन दे कैन गो ऑन द मैच्योरिटी पाथ। Is climate change real? Yes, there are scientific evidence and you can witness it personally। अभी आप देखें, हमारे यहाँ जो मई में इवन 3 हीट वेव्स आई थी, एंड इस्लामाबाद में हमने इतनी हीट वेव पहले नहीं देखी। और इस्लामाबाद अगर उसको देखें प्रीवियस टेम्परेचर्स को, तो देयर वाज अ राइजिंग मीन टेम्परेचर, जो आपका मीन टेम्परेचर बढ़ रहा है। उसके साथ देखें तो अभी हेल स्टार्म जो आया था आपके पास यहाँ पे, एंड यू कैन सी द साइज़ ऑफ, तो साइज़ कंपोनेंट भी देखें तो वो बहुत ज़्यादा, और उसके बाद भी अभी अब्रप्ट जो फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं आपके पास। सो दीज आर बेसिकली एविडेंस दैट आर शोकेसिंग दैट देयर इज़ अ क्लाइमेट चेंज। सो डिनाइल का कंपोनेंट तो नहीं है। ये तो एक वो पॉलिटिकल डिबेट की हम बात कर सकते हैं, दैट हैज़ अराइजन इन दी, आपके पास यूएस में जो हुआ था, दैट वाज अ पॉलिटिकल डिबेट पर्सपेक्टिव। बट अगर देखें तो देयर इज़ अ क्लाइमेट चेंज पर्सपेक्टिव नाउ प्रिवेलिंग, एंड दैट इज़ शोकेस्ड बाय द राइजिंग मीन टेम्परेचर्स। तो आपके ख्याल में हमें ग्रीन टैक्सोनॉमी और ग्रीन बैंकिंग की तरफ जाना चाहिए? इन कॉन्सेप्ट्स को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करें फॉर आवर व्यूअर्स। दीज आर दी बेसिकली इनेबलिंग इन्वायरमेंट है। अब हम बात जब कर रहे थे कि एक तो हमारे पास रेगुलेशन पर्सपेक्टिव था, जहाँ पे हमने बात की कि लिस्टेड कंपनीज़ के लिए एससीसीपी ने कुछ कैपिटल मार्केट्स को पर्सपेक्टिव को देखते हुए कुछ रेगुलेशन इंट्रोड्यूस की है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ ड्राइवर्स जब हम बात करते हैं तो इनेबलिंग इन्वायरमेंट में डिफरेंट ड्राइवर्स हैं। एक ड्राइवर जिसमें हमने बात की थी स्टेक होल्डर अवेयरनेस के कॉन्सेप्ट पे। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमारा स्टेक होल्डर इतना अवेयर नहीं है, तो दैट इज़ नॉट द मेजर ड्राइवर। बट एन इनेबलिंग इन्वायरमेंट फ्राम द फाइनेंशियल मार्केट पर्सपेक्टिव, जहाँ पे एससीसीपी ने आपके स्टेट बैंक ने दे हैव इंट्रोड्यूस्ड ग्रीन बैंकिंग गाइडलाइंस इन 2018। उन्हें नो योर कस्टमर के रिक्वायरमेंट में दे इंक्रीज द रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द बैंक्स के अपने कस्टमर से पूछें कि आपका इम्पैक्ट क्या है इन्वायरमेंट के ऊपर, सोशल के ऊपर, और अब उसको थोड़ा सा फर्दर उन्होंने एम्फेसाइज किया है विद द हेल्प ऑफ द आईएफसी, और वर्ल्ड बैंक इसको आईएमएफ प्रमोट कर रहा है। दैट इज़ बेसिकली ग्रीन टैक्सोनॉमी, और ये दैट इज़ बेस्ड ऑन द जस्ट लाइक ईयू टैक्सोनॉमी था, यूरोप में पहले इंट्रोड्यूस हुई थी, उसके बाद कुछ और जगहों पर इंट्रोड्यूस हुई, जहाँ पे उन्हें डिफ़ाइन कर दी कि ग्रीन एक्टिविटीज़ क्या हैं। वो जो हमारा पहला क्वेश्चन था ना अबाउट द ग्रीन वॉशिंग, वो भी इससे लिंक हो जाएगा कि जब आप ग्रीन एक्टिविटी डिफ़ाइन कर देंगे तो उन्हें एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड दे दिया कि अगर मैं कहता हूँ कि मेरा सपोज सीमेंट एक ग्रीन है, तो उसके अंदर एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ जो इमिशन है, क्वांटिटेटिव इमिशन है, वो मुझे उसको अचीव करना है। अगर मैं कहता हूँ कि देयर इज़ अ सपोज 20 मेट्रिक टन इमिशंस जो है पर टन ऑफ सीमेंट, दैट इज़ ग्रीन इन केस, तो मुझे देखना है कि अगर तो मैं 20 पे हूँ तो आई कैन क्लेम माई प्रोडक्ट इज़ ग्रीन। अगर मैं 20 पे नहीं हूँ तो आई कैन नॉट क्लेम माई प्रोडक्ट इज़ ग्रीन। अब फिर उसके नेबरिंग इन्वायरमेंट कैसे हो कि वहाँ पे अभी तो एक क्योंकि था हमारे पास ड्राफ्ट में आया है रिसेंटली, अब फाइनलाइजेशन इसकी हो रही है, तो उस कंसेप्ट से देयर इज़ अ प्रेफर्ड फाइनेंसिंग फॉर द ग्रीन जो एक्टिविटीज़ डिफाइंड होंगी। फिर कुछ अंबर एक्टिविटीज़ डिफाइन की गई हैं, बट अंबर एक्टिविटीज़ में ये है कि यू हैव टू कम विद सम ट्रांजिशन प्लानिंग, कि अगर मैं देखता हूँ कि मेरा प्रोडक्ट ग्रीन में फॉल नहीं कर रहा, जो कि मोस्ट ऑफ द केस इन पाकिस्तान में होगा मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़ के साथ, तो देन यू हैव टू कम विद दैट ट्रांजिशन प्लान, क्योंकि फ़ाइन अभी नहीं है बट इन फ्यूचर मुझे इसको लेके जाना है। जब लेके जाना है तो फिर आपको ट्रांजिशन प्लान देना पड़ेगा, उसके लिए फाइनेंसिंग डिफरेंट है फिर। और फिर कुछ है आपके रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज़, जिसके ऊपर जो फाइनेंसिंग जो है वो उस ग्रीन टैक्सोनॉमी के अंदर फ़ाल ही नहीं करेगी। और अभी अगर देखें तो हमारे पास क्लाइमेट के ऊपर काफ़ी फंडिंग आ रही है, जो बेसिकली क्लाइमेट के साथ एसोसिएटेड है।
तो दिस इज़ अ बेसिकली इनेबलिंग एनवायरनमेंट फ्रॉम द फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव कि जब बैंक के साथ फाइनेंसिंग के लिए जाएँगे तो इफ़ यू आर टेकिंग केयर ऑफ दीज़ एक्टिविटीज़ तो आपको प्रेफर्ड फाइनेंसिंग मिलेगी एट रिड्यूस्ड रेट, अदरवाइज़ आपकी कॉस्ट ऑफ बिज़नेस इंक्रीज़ हो जाएगी। अभी आपने बताया कि हमारे पास क्लाइमेट फाइनेंसिंग आ रही, क्या हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि हम उसे एक्चुअली यूटिलाइज़ कर सकें? देखिए, बिज़नेसेस के पास तो कैपेबिलिटीज़ हैं, देयर आर नो लॉट ऑफ आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ अवेलेबल, जिसमें हमारे पास अभी पाकिस्तान में कार्बन मार्केट भी डेवलप हो रही है, कार्बन ट्रेडिंग की बात हो रही है, हमारे पास अभी कुछ कार्बन कैप्चर के प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है, स्पेसिफिकली इन द ई&पी इंडस्ट्री। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और हमारे पास हाई मीटर इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे केमिकल्स हैं, वहाँ पे एमिशन रिडक्शन बड़ा मुश्किल काम है, तो कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज के पर्सपेक्टिव से तो वो काफ़ी कॉस्टली प्रोजेक्ट्स हैं। अब उनके लिए भी फाइनेंसिंग यू कैन गो फॉर द फाइनेंसिंग, अदरवाइज़ आपके लिए इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर द इंडस्ट्री टू गो। वो हमारे यहाँ डायनामिक्स थोड़े डिफरेंट है कि आपके पास वो इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से दैट इज़ अ कॉस्टली कंपोनेंट, और फिर जब आपके पास लेजिस्लेशन भी प्रिवेल नहीं कर रही अभी, जो कि अब आई है द कमिंग कार्ड्स अगर देखें तो बाय 2028 और 30 द कम बिजनेसेस हैव टू कम अप विद सम टारगेट्स ऑन दैट। वो भी बात करेंगे तो फिर टारगेट्स के लिए यू हैव टू मेक इन्वेस्टमेंट्स। जब इन्वेस्टमेंट्स हैं तो वहाँ पे यू कैन यूज़ द ग्रीन फाइनेंसिंग की बात है, वो आपको एक एडेड एडवांटेज दे सकती है। How is the governance mechanism there for helping into the transition? थोड़ा सा गवर्नेंस साइड से अब इनेबलिंग एनवायरनमेंट राइज होना शुरू हुआ है, जिसके अंदर हमारे पास पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज पॉलिसी की बात हुई है, कार्बन मार्केट डेवलपमेंट की बात हुई है। रेगुलेटर के पर्सपेक्टिव से इंसेंटिव नहीं मिले अभी तक। प्राइमरीली जो फोकस थी इंडस्ट्री दैट वाज प्राइमरीली फोकस ऑन इंसेंटिव। अब इसमें भी हमारे पास एक बड़ी बेस्ट एग्जांपल है फ्रॉम द कनाडा। कनाडा के अंदर स्टार्ट हुआ था एमिशंस के ऊपर, दे पुट एमिशन टैक्सेशन, जिसमें हम कार्बन टैक्स की बात करते हैं। हमारे यहाँ तो एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट से प्लेस किया गया, दैट इज़ पार्ट ऑफ द लेवी, जिसमें हमारे पास पेट्रोल के ऊपर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि वो यूज़ हो रहा है बिजनेस में या यूज़ हो रहा है इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से कि कोई हमारे पास लेबर यूज़ कर रहा है तो दे हैव टू पे द कार्बन लेवी। बट अब्रॉड जब बात करते हैं तो कार्बन टैक्स की जब बात थी तो दैट वाज स्पेसिफिकली फोकस्ड ऑन द इंडस्ट्री साइड कि आपके पास एक लिमिटेड यू हैव थ्रेशोल्ड कि यू कैन एमिट सपोज 100,000 टन्स, उसके ऊपर यू हैव टू पे द टैक्स। तो उसमें जो अभी उसको रिप्लेस किया जा रहा है, दे आर वर्किंग ऑन द रिप्लेसमेंट कि रादर गोइंग विद द ओनली द स्टिक अप्रोच, दे आर गोइंग फॉर द कैरेट एज वेल, कि कैरेट एंड स्टिक अप्रोच दैट यू हैव टू गिव सम इंसेंटिव टू द इंडस्ट्री एज वेल। क्योंकि इन पाकिस्तान पर्सपेक्टिव में कंपेटिटिवनेस अचीव करने के लिए इंसेंटिव देना इज़ क्वाइट ईजी एज कम्पेयर टू दी जो हमारे पास वो प्रॉब्लम क्रिएट होता है फ्रॉम द टैक्सेशन, बिकॉज दैट इंक्रीज द कास्ट ऑफ द बिजनेस। जब कास्ट इंक्रीज करते हैं तो कंपेटिटिवनेस आपकी बिजनेस की नहीं रहेगी। बट थोड़ा सा इनेबलिंग एनवायरनमेंट वी हैव टू बिल्ड ऑन दैट कि वो जो इंसेंटिव है उसका मिस यूज़ ना हो। हमारे यहाँ ये भी बहुत बड़ा एक मेजर प्रॉब्लम होता है कि जब आप इंसेंटिव देते हैं इन फॉर्म ऑफ सपोज सम टैक्स ब्रेक और सम अदर एक्टिविटीज़, तो उसकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन जो है दैट नीड टू बी मॉनिटर्ड कि वेदर उसका इम्पैक्ट क्या जनरेट होगा टुवर्ड आवर ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव, दैट मे लीड टुवर्ड द इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट साइड। वहाँ पे हो सकता है दैट मे लीड टू द फॉरेन करेंसी रिजर्व्स इंक्रीज करने के कॉन्सेप्ट से आ सकता है, दैट मे इंक्रीज द कंपेटिटिवनेस कंपोनेंट। बट जब आप एक ब्लैंकेट बिल्डअप कर देंगे तो दैट इंक्रीज द कास्ट ऑफ द बिजनेस। जब कास्ट ऑफ द बिजनेस इंक्रीज होगी दैट बेसिकली लीड्स टुवर्ड द आपका कंपेटिटिव एडवांटेज जो है दैट विल बी लॉस्ट इन द इंटरनेशनल मार्केट। Do you think कि पाकिस्तान ओवर रेगुलेशन की तरफ जा सकता है? नॉट एट द मोमेंट आई थिंक, बट थोड़ी सी वी हैव अ हेस्टी अप्रोच। बेसिकली हेस्टी अप्रोच इस कॉन्टेक्स्ट पे है कि पाकिस्तान ने बड़ा इसको स्पीडी अडॉप्ट किया है। अभी जब हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड्स की, जब भी हम पहले फॉर द लिस्टेड कंपनीज पर्सपेक्टिव से बात कर रहे थे क्या IFRS है, तो पाकिस्तान में 460 कंपनीज जो हैं दैट विल बी सब्जेक्ट टू दिस IFRS अडॉप्शन इन द कमिंग 3 years, और उसके कुछ अनलिस्टेड कंपनीज को अडॉप्ट करें तो नंबर्स विल राइज। तो लेकिन उसका एक कॉन्सेप्ट है कि पाकिस्तान में अभी जो कैपेसिटी थी एक्सपर्ट्स के, इससे हमारा पहला क्वेश्चन था अबाउट द एक्सपर्ट पर्सपेक्टिव, दैट इज़ आल्सो मिसिंग। फिर रेडीनेस ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर, दैट इज़ आल्सो मिसिंग। तो उस कॉन्सेप्ट से हम कह सकते हैं कि करंटली एट दिस स्टेज हम थोड़े से ओवर रेगुलेटेड है एज़ कम्पेयर टू द डेवलप्ड मार्केट्स। क्योंकि अभी अगर बात करें यूके की, तो यूके में भी ये एक कंसल्टेशन पीरियड स्टार्ट हुआ है कि यूके इज़ गोइंग टू अडॉप्ट दीज स्टैंडर्ड्स मे बी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर जिसकी बात करें, और उसमें भी आपके पास ग्रेस पीरियड आता है। कनाडा की बात करें तो उन्होंने भी ग्रेस पीरियड्स काफ़ी दिए हैं, बट पाकिस्तान में कॉर्पोरेट्स के लिए देयर इज़ नो ग्रेस पीरियड ऑन दैट। द ग्रेस पीरियड इज़ दैट जो इंटरनेशनली डिफाइंड था, एंड वो अगर मार्केट कंपैरेटिवनेस या इकोनॉमीज़ का पर्सपेक्टिव देखें तो डेवलप्ड इकोनॉमीज़
एंड वी आर नॉट डेवलपिंग की बात करें, वी आर अंडर डेवलप कॉन्सेप्ट की बात करें, हम तो अंडर डेवलप कॉन्सेप्ट से डिफाइन किए जाते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट से द डेवलप्ड इकोनॉमी का जो आपका रेगुलेशन है दैट कैन नॉट बी प्लेस राइट एट द सेम वे इन द अंडर डेवलप्ड कंट्री। तो थोड़ी सी हम अभी कह सकते हैं कि हम ओवर रेगुलेटेड की साइड पे गए हैं अभी, लेकिन फ्यूचर में तो ओवर रेगुलेशन तो हम बात की बात है, हम तो अभी ओवर रेगुलेटेड हो गए। आपके ख्याल में what should be the next steps that we can do as regulators? The regulator should have come up with some relaxation requirements for the companies. Because from practitioner perspective, because we are in the field for the last 15 years and we have been dealing with the top listed companies in Pakistan, के पाकिस्तान में जितने भी top of the notch काम कर रही companies उनके साथ हम associated हैं, तो उनके साथ problems हैं। They have the problems, they have the resources, they have the capabilities in form of financial आपके पास आ जाती है, in form of man power की बात है, but because this is a new concept, तो इसको absorb करना, understand करना, तो थोड़ा सा regulator को they should give some relaxation in that perspective कि इसको थोड़ा सा further push करने की बात है, rather going for the just like कि आप अभी इसको regulate कर दें। Whether it is ESG or it is CSR, इसका जो impact है वो इंसानों पे आना चाहिए। आपके ख्याल में ये दोनों इक्वल काम करते हैं या one of them was better than the other? जिस तरह मैंने पहले बताया कि ESG जो CSR है वो बेसिकली अब ESG के अंदर ही एक किस्म का मर्ज हो गया, हम सेपरेट कंसेप्ट नहीं लेते। बट यहाँ पे कंपनीज को थोड़ा अप्रोच चेंज करने की बात है, जिस तरह आपने कहा ना कि इम्पैक्ट शुड बी इम्पैक्ट ओरिएंटेड, कि अगर आप आज भी बात करें CSR प्रोग्राम्स की तो दैट इज़ प्राइमरीली फोकस ऑन स्पेंडिंग साइड के ऊपर, कि हम इतना स्पेंड कर रहे हैं, हमने इतना एजुकेशन के ऊपर स्पेंड किया है। आज आप किसी CSR प्रोफेशनल से बात करें कंपनीज़ में तो बताएंगे कि हमने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलप किया है, बट उसको इम्पैक्ट साइड के ऊपर कैसे मूव करना है, उसकी जो आपकी एम्पावरमेंट पर्सपेक्टिव क्या है, क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज एक्टिविटीज़ जो आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की है या ESG की है या सस्टेनेबिलिटी की है, दैट इज़ बिल्डिंग द ह्यूमन कैपिटल पर्सपेक्टिव एज वेल। तो ह्यूमन कैपिटल तभी बिल्ड होगा जब आपके प्रोग्राम्स इम्पैक्ट ओरिएंटेड आएंगे। व्हेन यू हैव इम्पैक्ट ओरिएंटेड यू हैव एम्पावरमेंट पर्सपेक्टिव कि आप आल्दो देयर आर चैलेंजेस इन पाकिस्तान के हमारे पास नो पावर्टी का पावर्टी बहुत, हम उसमें अभी रिसेंट के अंदर मेरे ख्याल 44% पावर्टी लेवल हमारे पास आ गया, कोई डेफिनेशन रिवाइज हो रही है। या जो हमारे पास अगर बात करें हंगर पर्सपेक्टिव तो हंगर है, आल्दो प्रोग्राम्स आर फोकस ऑन दैट, बट माय क्वेश्चन और माय एम्फेसिस विद द कंपनीज आर दैट कि आप इसको इम्पैक्ट में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, कि अगर आपका एक प्रोजेक्ट है, यू आर हेयर फॉर लास्ट 50 ईयर्स, तो लास्ट 50 ईयर्स में आपने कम्युनिटीज़ के अंदर क्या डेवलपमेंट की है। दिस इज़ नॉट जस्ट स्पेंडिंग ओनली, यू कैन शो केस कि ओके फाइन हमने इतना इन्वेस्ट किया था, अब ये कम्युनिटी सस्टेनेबल हो गई है, दे हैव एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटीज़, जिसमें माइक्रो फाइनेंस के ऊपर अब कंपनीज काम कर रही हैं, आप उसके ऊपर एम्पावरमेंट के ऊपर काम कर रही हैं। तो द फोकस शुड बी रादर ESG के अंदर भी हमारा फोकस थोड़ा सा इसको बिल्डअप करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा एनहांस करने की ज़रूरत है, कि रादर जस्ट गिविंग कि हम स्पेंड करें और हम शो केस करेंगे हमने इतने बिलियन स्पेंड किया है, दैट शुड बी दैट कि हमने कितनी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की हैं फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि उसका एक आपके पास मल्टीपल इम्पैक्ट आ रहा होता है। वो एक आपके पास डायरेक्ट है, एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है कि उस एरिया के अंदर नई सप्लायर बेस बिल्डअप होती है, नई इंडस्ट्री बिल्डअप होती है। तो जब गिविंग का कॉन्सेप्ट है तो दैट जस्ट कंजम्पशन पर्सपेक्टिव है। तो थोड़ा सा अगर इसको ब्रॉडर कंपनीज अडॉप्ट कर लें तो देन इट विल गेट द रियल बेनिफिट, जिसके ऊपर ह्यूमन कैपिटल, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर और इवन SDGs के ऊपर भी हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो जाएगा। Thank you very much, Imran Saab, for this conversation and this discussion. My pleasure. Today's discussion was very important to understand what ESG is and what are its benefits. एक investor कितना ज़रूरी है इस पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, और उनको अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ESG के स्टैंडर्ड्स अपनाना शुरू करें। साथ ही फॉर द एक्सपोर्टर्स जो EU के GSP स्टेटस है हमारा, उसके लिए ESG की रिक्वायरमेंट्स, इसकी रिपोर्टिंग नहायत ज़रूरी है। एंड ओवरऑल इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल एफर्ट्स फॉर आवर सस्टेनेबिलिटी। आखिर में एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहूँगी OGDC का, जिन्होंने इस पॉडकास्ट को बनाने में हमारे साथ ताउन किया। OGDC, the energy.